सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। स्वागत है आप सब लीडर्स का हमारे आज के दूसरे दिन के अंदर, जहां पे आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत शर्मा। तो आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेकंड डे के अंदर। और जैसे हम सब ने ऑलरेडी जाना कि किस तरीके से हम अपनी गट को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। हमारी गट जो है वो हमें कुछ संकेत देती है, और हम अगर उन संकेतों को समझते हैं तो किस तरीके से हम अपने मील प्लेट को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। हमारी गट की हेल्थ के लिए क्या क्या फ्रेंडली चीजें हैं, क्या क्या फ्रेंडली नहीं है, किस तरीके से हमें अपनी प्लेट को डिजाइन करना चाहिए, जिसमें 25% जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होने चाहिए, 50% के करीब फल और सब्जियों का एक परफेक्ट मिक्सचर होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें कार्ब्स होने चाहिए जो कि हम ले सकते हैं होल ग्रेन्स एंड होल सीरियल से। तो हमने जहां पे कल इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ गट रीसेट को जो है वो स्टार्ट किया, आज हम सेकंड डे के अंदर हैं और आज हम जानेंगे कि गट नरिशमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम जानेंगे हमारे आज के इस सेशन के अंदर कि अगर हम अच्छे तरीके से नरिशमेंट देते हैं, अगर हम हाइड्रेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन जो है वो करते हैं, तो ये किस तरीके से एक बहुत ही सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है हमारे गट सिस्टम के अंदर। और ये इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है गुड बैक्टीरियाज हमारे गट सिस्टम के अंदर जो होते हैं उनको फ्लरिश करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलिए आज की सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर श्याम को, जो कि डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस है, और वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो देंगे। तो चलिए इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर डॉक्टर श्याम को इनवाइट करते हैं। सो दिस वर्चुअल स्टेज इज योर्स डॉक्टर श्याम। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरी तरफ से। so excited to have all of you here. आज मैं प्रोग्राम्स के बारे में सोच रहा था, और ये प्रोग्राम्स क्यों हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ज़्यादा रिसर्च भी किया कहीं हमारे रिसर्च पेपर्स में। तो आज मैं आपके साथ कुछ गेम चेंजिंग लेसन्स शेयर कर रहा हूं जो हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ा है। ये इनसाइट्स शॉर्ट टर्म नहीं है, इनमें डीप रिसर्च और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो हमारे लाइफ को सीरियसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहली बात, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जो ये सब प्रोग्राम्स है जो हमारे हेल्थी वेट प्रोग्राम है, प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं टिपिकली, स्पेशली जब बात लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की हो। और हाँ, प्रोग्राम्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना यानी कि अडियरेंस सुपर इंपॉर्टेंट है। ये डेली स्मॉल डिसीजंस है जो फ्यूचर में बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको डाचिंग स्टडी के बारे में बताऊंगा जो 30 इयर्स तक चली। सोच लो, 30 इयर्स तक एक क्लिनिकल स्टडी है डाचिंग। ये 30 साल तक क्लिनिकल रिसर्च किया था। इसने शो किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज, हार्ट इश्यूज और ओवरऑल हेल्थ पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। चाइना में 1986 में ये जो स्टडी शुरू किया, वो जगह के नाम है डाचिंग। तो चाइना में 1986 में शुरू किया जब डायबिटीज इतनी कॉमन नहीं थी। ये स्टडी आज हमारे लिए आई ओपनर है। तो 30 इयर्स के रिसर्च में ये देखा गया, जो लोग इंटरवेंशन फॉलो करते थे, तो इंटरवेंशन क्या है, जिन्होंने डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते थे, उनको डायबिटीज होने में ऑलमोस्ट 4 इयर्स का डिले हुआ। 4 साल तक डिले हुआ। ये सब प्री डायबिटीज वाले थे, तो 4 साल तक उनके डायबिटीज में 4 साल का डिले हुआ। और क्या बात हुई, उनके फ्यूअर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस
और डेथ फ्री. Okay, तो fewer complications, cardiovascular issues उनके reduce हुई, उनके न्यूरोपैथी या माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस वो भी reduce हुई. तो इनका तो 30 साल तक उन्होंने देखा कि जो स्टडी सिर्फ ये स्टडी था 6 साल के लिए, फिर 6 साल के बाद स्टडी बंद हुआ, लेकिन जिन्होंने 6 साल किया, 30 साल के बाद उन्होंने देखा कि इनका मौत भी कमती हुई, इनका हार्ट डिसीज भी कमती हुई, उनका डायबिटीज होने के लिए भी 4 साल डिले हुआ. सोच लो, ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है. तो इसके लिए प्रोग्राम्स इतना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए दोस्तों, हमारे डेली चॉइसेस और कमिटमेंट से बिग डिफरेंस आता है. इन्फॉर्म डिसीजंस ले, हेल्थ को सीरियसली ले और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए रेडी रहें. एविडेंस क्लियर है, बस एक्शन लेना हमारा हाथ में है. चलो, आज हमारे एक प्रस्तुत साइंटिस्ट है हमारे साथ, डॉक्टर निकिता मेहरा. ये हमारे एमए के साइंटिस्ट है जो मैंने खुद सिलेक्ट किया है हमारे टीम में. और एंड शी इज गोइंग टू टेल यू गट के बारे में, गट नरेशन के बारे में. सो चलो, आज मिलेंगे डॉक्टर निकिता मेहरा से. डॉक्टर निकिता, स्टेज इज योर्स. थैंक यू डॉक्टर श्याम. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात एंड नमस्कार. आई होप आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे. और आप सबको यहाँ सुबह इस सेशन में देख के जिस उत्साह के साथ आप आए हैं, मैं भी वैसे ही मोटिवेटेड फील कर रही हूँ. और आशा करती हूँ कि आपको जो भी गट रीसेट प्रोग्राम के बारे में उपदेश दिए जा रहे हैं या जो भी टिप्स और रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं, आप उन सब का पालन कर रहे हैं और उनको अपने गट रीसेट प्रोग्राम के लिए फॉलो कर रहे हैं. जैसा कि आपको अभी विक्रांत जी ने बताया कि आज का हमारा सेशन है गट नरिशमेंट. गट नरिशमेंट मतलब गट को पोषण देना. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. यस, आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. जी. आज हम जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है गट नरिशमेंट, मतलब गट को पोषण देना. तो ये सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जरूरी क्यों है. तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी में जो गट के अंदर, ये हम समझ चुके हैं अब तक कि हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं. तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे गट में हमारी पूरी बॉडी का 2 किलो हिस्सा जो हमारे वजन को देता है, वो है हमारा गट का बैक्टीरिया, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स यानी कि जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं उनसे 3 गुना ज्यादा है. तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है कि हम अपने गट को अच्छे से नरिश करें, हाइड्रेट करें, जिससे कि अगर हमारा गट अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी. अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं और एक क्वेश्चन के साथ. तो ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है और राइट साइड में जो है वो क्या है. दोनों में से कैलोरी और न्यूट्रिएंट क्या है. इज लेफ्ट साइड द कैलोरी और न्यूट्रिएंट, और राइट साइड जो है वो कैलोरी है या न्यूट्रिएंट है. ये सब हम समझ सकते हैं पिक्चर को देखते ही कि जो हमारा राइट साइड है, मतलब जो दाईं ओर की पिक्चर है, वो इंडिकेट करती है न्यूट्रिशन को, जबकि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो इंडिकेट करता है कैलोरी को. तो हमें ये समझना होगा कि कैलोरी और न्यूट्रिशन क्या है. कैलोरी का मतलब क्या है, वो खाना जो हमें खाने से एनर्जी मिलेगी, मतलब ऊर्जा मिलेगी. लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन माने पोषण. तो वो न्यूट्रिएंट्स देगा हमें जो कि
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ऐसा खाना जो हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, पोषण तत्व दे रहा है, वो हुए न्यूट्रिशन, और जो केवल ऊर्जा दे रहा है वो हुए कैलोरीज। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो कैलोरीज हैं वो हमें सिर्फ ऊर्जा देती हैं, वो उनमें पोषण तत्व नहीं होते। लेकिन जो हमारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारी बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जो चाहे वो पाचन क्रिया हो, खाने को पचाना, या हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो, ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो, या और विभिन्न प्रकार की जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सब के अंदर हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आशा करती हूँ कि अब आप कैलोरी और न्यूट्रिशन के बीच का फर्क जान चुके हैं। तो अब हम समझना चाहेंगे दो प्रकार के खाने जो हो सकते हैं। एक होता है हमारा कैलोरी डेंस फूड, एक होता है हमारा न्यूट्रिएंट डेंस फूड। कैलोरी डेंस फूड से हम क्या समझते हैं? वो खाना जो कैलोरी से भरपूर है, जिसमें कैलोरी भरपूर मात्रा में है, और ऐसे प्रकार के खाने जो होते हैं उनमें हमारा न्यूट्रिएंट माने पोषण बहुत कम मात्रा में होता है। और ऐसे खाने को अक्सर हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। एम्प्टी कैलोरीज का क्या मतलब है? खाली कैलोरीज का होना, जिससे आपको पोषण तत्व नहीं मिल पाते। दूसरा, इसमें हम इसको क्विक एनर्जी भी बोलते हैं। क्विक एनर्जी मतलब कि जैसा कि आप पिछले सेशंस में ये समझ चुके हैं कि जो भी कैलोरी वाले खाने की चीजें होती हैं उनमें सिंपल शुगर होती है। सिंपल शुगर मतलब मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज। तो वो सिंपल शुगर्स हैं, बॉडी में जाते ही फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जब वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमें जल्दी एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है। बट जितनी जल्दी हमें वो एनर्जी मिलती है, थोड़ी देर बाद ही हमें बॉडी के अंदर वो थकान, लिथार्जी और आलस महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर जो भी जरूरी पोषण तत्व हैं वो नहीं होते। और ऐसा खाना अक्सर प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड से हम क्या समझते हैं? ऐसा खाना जिसको बनाने के लिए या तो बहुत केमिकल रिएक्शंस यूज हुए हों, या हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे उनको बनाया गया हो या पैक किया गया हो, तो उनको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो थोड़ी बहुत भी अगर पोषण तत्व की मात्रा है वो और कम हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाती है। अब जब उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमें चाहे खाने में ही अच्छा लगे, बट लेकिन वो हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ ज्यादा मात्रा में शुगर और फैट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारा वजन बढ़ाते हैं। वजन बढ़ाते हैं तो हमारा लिपिड एंड फैट प्रोफाइल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और हमें डायबिटीज की संभावना हो सकती है आगे जाकर, और हमें हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ये खाना आप ना खाएं। और अगर आप बोले हम कि क्या खाना है जो कैलोरी डेंस फूड के कैटेगरी में आता है, तो वो आते हैं हमारे सारे प्रकार के डिजर्ट्स। डिजर्ट्स माने आपके केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, या जो भी आप मीठा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स हो गए, और आपका फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, ये सब आपके जो है कैलोरी डेंस फूड हैं, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ना के बराबर है या नहीं है। लेकिन यही दूसरी और हम देखते हैं राइट साइड, वो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। न्यूट्रिएंट डेंस फूड की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा खाना जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है, मतलब पोषण तत्वों से भरपूर है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषण तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से एनर्जी हमें ये भी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा हमें इनसे भी मिलती है, पर केवल ऊर्जा नहीं मिलती। और जो एनर्जी ये हमें देते हैं वो है सस्टेन्ड एनर्जी। अब सस्टेन्ड एनर्जी से हम क्या समझते हैं? सस्टेन्ड एनर्जी से हम ये समझते हैं कि ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो हमें काफी लंबे समय तक मिले और महसूस हो, और न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषण एब्जॉर्ब होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें
एनर्जी जो है वो मिलती रहती है, तो हमें कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है ऐसे खाने को खाकर। और इसमें क्या आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब carbohydrates, complex carbohydrates, fats and proteins, healthy fats, and micronutrients like vitamins, minerals, fibers. तो ये सब जैसे कि होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हैं, और आपके पास होल ग्रेन्स हैं, ये सब आपके न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैं। तो ऐसे जो खाना है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कैलोरी डेंस फूड और न्यूट्रिएंट डेंस फूड, आशा करती हूँ कि आप फर्क दोनों के बीच का समझ चुके हैं। अब जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको दो इमेजेस हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में आपको दिख रहा है कि 150 कैलोरी ही लिखा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो कैलोरी कंट्रोल करके खाना खा रहे हैं, तो हमारा तो वजन नहीं बढ़ेगा, हम सोच समझ के खाते हैं और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पर क्या आप जानते हैं कि सेम कैलोरीज का खाना जो है आप खा रहे हैं, आपको क्या उससे सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में अगर मैं देखती हूँ 1 कप पाइनएप्पल और आधा कप ब्लूबेरीज है, वो हमें 150 कैलोरीज दे रही है। तो इसको खाने से हमें क्या मिल रहा है? हमें फाइबर मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। बट लेकिन यहीं और मैं दाईं ओर देखूं तो यहाँ भी मुझे 150 कैलोरीज मिल रही हैं। आप 2 चॉकलेट्स खाते हैं, आपको 2 चॉकलेट्स खाने से 150 कैलोरीज मिल रही हैं, पर क्या आपको वही सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है जो आपको लेफ्ट साइड का खाना खाने से मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। ऐसी इससे हमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है, मतलब खाली कैलोरीज का मिलना, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कैलोरीज तो बराबर है, मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, भले वजन आपका मेंटेन रहे, पर क्या आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अपना डाइट चुनते टाइम। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्दी प्लेट। आई थिंक ये पिक्चर जो है आप काफी बार देख चुके हैं, आप इस पिक्चर से फेमिलियर हैं सब। तो बट थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हम कैसे अपने प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब अक्सर हमें अब इस प्लेट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम अपनी प्लेट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी प्लेट के 2 भाग हैं, मतलब 50% जो है वो क्या है? सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए, और वही 25% जो है हमारा प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, और 1/4 हिस्सा यानी 25% हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें प्लेट को इस तरीके से डिजाइन करना है, बट हमेशा दिमाग में ये आता है कि क्या बनाएं या क्या खाएं। तो आज हम आपको थोड़े से टिप्स और सुझाव देंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपने हेल्दी प्लेट को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए, हमारा पहला हमारा जो प्लेट का हिस्सा है, दैट इज 50% ऑफ आवर प्लेट, मतलब कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब आप डिसाइड कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप अपने ध्यान में रखिए जो आपको हेल्प करेंगे अपने हेल्दी प्लेट को डिजाइन करने में। तो अब ये जो है, ये सिर्फ हमारा खरीदने से ही शुरू हो जाती है ये क्रिया। अब आपको अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि रोज रोज कौन लेने जाएगा, कईयों को आलस आता है, कईयों के पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले से ही सोच के रखना है। आप अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट हो, आप वैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बना लीजिए कि आप मार्केट जाइए, आपको अलग अलग प्रकार की जो भी सब्जियां मिले, और कोशिश कीजिए कि आप हर प्रकार की सब्जी को इंक्लूड करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो इससे होगा क्या कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास कभी भी स्टॉक का शॉर्टेज नहीं होगा, आपके पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और हेल्दी ऑप्शंस चूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कई लोग हैं जो समय बचाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया ले आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश अदरक और लहसुन लें और आप उसका पेस्ट बनाएं। ज्यादा समय नहीं लगता, 2-4 मिनट की बात है। और अगर टोमेटो प्यूरी आप यूज करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऑलरेडी कब का बना होता है ये आपको नहीं पता। आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश टमाटर लें, आप फ्रेश प्यूरी बनाएं,
और या अलग तरीके से आप सब्जी में डालकर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आप हर तरीके की सब्जी और फ्रूट कोशिश करें, सीजनल फ्रूट लें, जो भी सीजन में सब्जी अवेलेबल है वो लें। क्यों? क्योंकि उनमें पोषण तत्वों की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। जो हमारे फ्रीज्ड होते हैं या बहुत टाइम से स्टोर करे हुए होते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रिपेयर करने की। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्रूट्स खाने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप होल फ्रूट अपने साथ रखें। जब आपको खाना है आप उसको तभी कट करें, आप बहुत देर पहले से उसको कट करके ना रखें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सेब है, सेब अगर हम थोड़ी देर काट कर रख देते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, उसमें वो थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है कि खुला पड़ा रहता है, हवा के साथ वो रिएक्ट करता है और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि उसकी जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बोले फ्रूट्स आप अगर या सब्जियां हैं, आप बहुत पहले आप काट के रख देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि खीरा अगर आप बहुत देर पहले, कुकुम्बर आप बहुत देर पहले काट कर रख देते हैं तो वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपको खाना खाना है आप उसको फ्रूट को तभी काटें और तभी उसको कंज्यूम करें। दूसरी बात सब्जियों की, तो सब्जियों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी सब्जी बनानी है तो आप उसको काटने से पहले वॉश करें, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पानी के साथ बह ना जाए। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी खरीदने को लेकर या बनाने को लेकर। अब बात आती है हमारी पकाने को लेकर। तो पकाने में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन फैमिलीज में तब तक खाने को पका हुआ नहीं माना जाता जब तक हमारी सब्जियां पूरी गल नहीं जाती या उनका सब्जियों का रंग बिल्कुल चला नहीं जाता, तब तक हम बोलते हैं कि सब्जी कच्ची है, ये बनी नहीं है। तो पर लेकिन आपको क्या पता है कि आप जब इतना ज्यादा उसको इतनी देर तक पकाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी ज्यादा हीट मिल रही है और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, जो ज्यादा हीट मिलने से वो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब्जियों को जब भी पकाएं तो इस तरीके से पकाएं कि उनका कलर ना जाए, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, हमें कच्चे ना लगे, बट उनका टेक्सचर मेंटेन रहे, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बनी रहे। और दूसरी बात ये आती है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बहुत ज्यादा घी और तेल का इस्तेमाल करते हैं तड़का लगाने के लिए। तो आप जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं, आप वो कोशिश कीजिए कि ऐसा तेल इस्तेमाल करें जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना हो, जमा हुआ ना हो, जैसे कि वनस्पति और डालडा, ये आपको नहीं यूज करना है। आपको जो रूम टेम्परेचर पे तेल है वो लिक्विड हो वैसा यूज करना है, जैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल है या ऑलिव ऑयल है या जिन ऐसे ऑयल जिसमें म्यूफा या प्यूफा है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है, तो इस प्रकार का तेल यूज कीजिए। कुकिंग के टाइम पे आप हेल्दी अप्रोच और क्या कर सकते हैं, फ्राइड खाना कई लोगों को बहुत पसंद है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्राइड को अवॉइड करके आप शैलो फ्राई करें, और जहां तक पॉसिबल है। और जहां शैलो फ्राई आप कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टीम करके खाना खाएं या बॉईल करके खाना खाएं। तो डिफरेंट तरीकों से खाने को बनाएं जो कि आपका पोषण तत्वों की मात्रा को कम ना करे, मतलब उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम या खत्म नहीं होना चाहिए। बट एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि बॉईल करते टाइम अक्सर बहुत लोग बहुत सारा पानी डाल देते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उतना पानी डालें जितने में आपका खाना जो है वो पक जाए, एक्स्ट्रा पानी ना हो। और अगर वो पानी बच भी गया है तो आप उसको करी के फॉर्म में यूज करें या आटा गूंदने के लिए यूज करें। आप उस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि उस पानी के अंदर हमारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। यही हम बात करें अब सर्विंग की। हमने खरीद लिया, प्रिपरेशन के पॉइंट्स ध्यान रख लिए, पकाने के लिए जो क्या चीजें हैं वो ध्यान रख लिया। अब बात आती है सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए हमने अभी समझा था कि हमारी प्लेट का 50% हिस्सा जो है वो होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको उसी तरीके से अपनी प्लेट के अंदर इसको सर्व करना है। आप सब्जी के फॉर्म में रखिए या सैलेड के फॉर्म में रखिए, और
आप सर्व करते टाइम आप इसमें धनिया डाल सकते हैं या लेमन डाल सकते हैं विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की प्लेट की, जो है 25% प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आएंगे आपकी सारी दालें और जो भी आपके बीन्स हैं, जैसे कि आपका मूंग दाल है, अरहर की दाल है ना, चने की दाल है, या राजमा है, या सोयाबीन है, लोबिया है, ये सब हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, या नट्स या सीड्स हैं। तो इनको खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारे प्रकार की दालें लेनी है, क्योंकि कोई दाल है किसी के अंदर कोई अमाइनो एसिड, कोई प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, किसी में किसी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो जिससे कि आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन्स मिले भरपूर मात्रा में, तो आपको सभी विभिन्न प्रकार की दालें जो है वो आपको खरीदनी है। कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग तरीके के बीन्स को भी लें और नट्स और सीड्स को लें, और लेते टाइम ये ध्यान रखें कि उनमें कीड़ा ना लगा हो। कीड़ा लगे होने की पहचान क्या है कि उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो आप वो ध्यान रखिए। और हमेशा अपने जो दालें हैं या नट्स या सीड्स हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, कूल टेम्परेचर पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब बात आती है प्रिपेयर करने की। तो दालें प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि उनको आपने पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए, वॉश क्यों करना है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दालें जब बनती हैं तो उनमें पॉलिश की जाती है, तो आपको उस पॉलिश को हटाना है। अगर आपकी अनपॉलिश दाल है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं है तो आपको पॉलिश को हटाना है। वॉश करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उसको थोड़ी देर सोक करके भिगो कर रखें। अब ऐसा करने से क्या होता है, क्यों भिगोना है? एक तो वो जल्दी पक जाएगी, दूसरा उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पानी में चले जाते हैं, तो जब हम उस पानी को हटाते हैं तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं, सिर्फ हेल्दी हमारी जो दाल है वो बच जाती है। अब अगर हम दाल पकाने की बात करें तो ये मोस्टली सभी इंडियन फैमिलीज में होता है कि सब अलग से तड़का बनाते हैं। पहले दाल को अलग से बॉईल करते हैं और अलग से तड़का बनाकर वो मिक्स करते हैं, तो और जिसमें कि हमारा भरपूर मात्रा में तेल और बहुत सारे मसाले डालते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिंपल एंड हेल्दी कुकिंग अपनाएं। आप दाल को बॉईल करते टाइम ही उसमें करी लीव्स और जो भी आपके तड़का आपने डालना है आप उसको उसी में डाल दें, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है वो बॉइलिंग के टाइम पे ही एक्सट्रैक्ट होकर उस दाल में आ जाए। ठीक है। और जब आप उसको सर्व करें, जब आप अपना 1/4 प्लेट का हिस्सा दाल से सर्व कर रहे हैं, तो आप सर्व करते टाइम उसमें ऊपर से जीरा डाल सकते हैं थोड़ा सा ऑयल में भून के, या आप उसमें हींग डाल सकते हैं और आप उसमें धनिया डाल सकते हैं। आप धनिया डालते टाइम भी आपको फ्रेश धनिया ही डालना है, क्योंकि उसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि अगर आप उसको पका देंगे तो वो उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप फ्रेश धनिया डालें। तो ये कुछ हेल्दी अप्रोचेस आप अपना दाल बनाने के लिए, या जो भी आपका प्रोटीन बेस्ड मील है 1/4 प्लेट जो हिस्सा है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्लेट का तीसरा हिस्सा जो है 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हम क्या समझते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं हमारे होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब जो हम, जैसे हमारा गेहूं है या बाजरा है, ठीक है, या रागी, ज्वार, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब इनको खरीदते टाइम आपको इनका क्या ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप मल्टीग्रेन्स जो है अपने डाइट में इंक्लूड करें। सिर्फ गेहूं तक ही ना सीमित रहें, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है लोग सिर्फ गेहूं ही खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गेहूं के साथ साथ बाजरा है, ज्वार है, रागी है, वो सब भी आप लें। मल्टीग्रेन जो आटा है अपना वो बना लें। और आटा जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आप फ्रेश आटा पिसवाएं चक्की से। अगर आप फ्रेश नहीं पिसवा सकते तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके आटे के अंदर फाइबर जो है, जो चोकर जिसको बोलते हैं, ब्रैन, यानी कि उसकी मात्रा जो है वो भरपूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा रिफाइंड हो जाए वो आटा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आटा पिसवाते टाइम आप मल्टीग्रेन आटा बनवा सकते हैं, आप उसमें चना पिसवा सकते हैं, सोयाबीन पिसवा सकते हैं, अपना जैसा जिसका प्रेफरेंस है
उस हिसाब से आप ऑप्शंस को वेरी कर सकते हैं। अब बात अगर हम करते हैं प्रिपेयरिंग की, तो प्रिपेयर करते टाइम तो देखिए सिंपल है, आपको अगर आपने रोटी के फॉर्म में खाना है तो आप सिंपल अपना आटा गूंदेंगे, आप रोटी बना लेंगे। बट लेकिन अब रोज आप रोटी खाकर अगर आपको लगता है कि रोज सेम खाना खा रहे हैं तो आप वैरायटी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आप फर्मेंटेड फूड्स जो है वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि इडली खाते हैं तो इडली में चावल को आप रिप्लेस करके रागी की इडली बना सकते हैं, है ना। आप रागी का डोसा बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अपना बैटर प्रिपेयर करके रखें, उसे फर्मेंट होने दें और आप डोसा या इडली का बैटर प्रिपेयर करें। अब अगर हम बात करें कुकिंग की, तो कुकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि अब जैसे मैं बोलूं कि आप डोसा खाएंगे वो भी ठीक है, तो आप उसमें तेल का कम इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर आप उसमें ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन क्या है कि अगर आप डोसे की जगह आप इडली खा लें, अगर आप रागी की इडली बना रहे हैं तो, या आपने कोई और ग्रेन लिया है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास स्टीम है, स्टीम में कोई ऑयल यूज नहीं होगा, तो वो डोसे से भी हेल्दियर वर्जन है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर्विंग की, सर्विंग में आप क्या करेंगे, अपने प्लेट का 1/4 हिस्सा, मतलब 25% हिस्सा जो आपकी प्लेट का, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जाएगा, चाहे वो डोसा हो, इडली हो या आपका रोटी के फॉर्म में हो। अगर आपको इन सब चीजों में नहीं खाना है तो आप बाजरा, ज्वार, रागी, इन सबको आप रोस्ट करके रख सकते हैं, या रोस्टेड स्नैक्स भी आते हैं, या तो आप ले सकते हैं जो हेल्दी है, या आप फ्रेशली आप उनको रोस्ट करके रख सकते हैं और आप वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे प्लेट की कि क्या क्या हमारे प्लेट में खाना होना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मसाले जो हैं हमारे इंडियन क्यूजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब मसाले यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जैसे कि नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, तो ये सब स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम जाने कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, तो स्पाइसेस होते हैं मसाले, जैसे कि हमारा नमक, मिर्च, हल्दी। और कॉन्डिमेंट्स की अगर हम बात करें, कॉन्डिमेंट्स हो गए जैसे हमारा धनिया है, पुदीना है, ये सब जो हमारा खाना बनाते टाइम यूज नहीं होते बट खाना सर्व करते टाइम ज्यादा यूज होते हैं। और मसाले अक्सर हमारा खाना जो है पकाते टाइम ज्यादा यूज होते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है इनका, जैसे हम सब जानते हैं कि हल्दी जो है वो बहुत अच्छी होती है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर कुर्कुमिन होता है। अब कुर्कुमिन की वजह से वो हमारा इन्फ्लेमेशन को रोकता है और वो हमारा इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। और ऐसा ही अगर हम बोलें कि अदरक है, अदरक जो है उसके अंदर भी हमारा एक जिंजरॉल नाम का एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है कि एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा आपने ये देखा होगा कि अक्सर जब गला खराब हो जाता है तो आप बोलते हैं कि अदरक का रस ले लीजिए या अदरक वाली चाय पी लीजिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जिंजरॉल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो आपके गले को और आपके डाइजेशन को ये सब हेल्प करता है ठीक करने में। और यही हम बात करें हमारे जीरा है, जैसे जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, तो ये सब जो है हम बोले ये कार्मिनेटिव होते हैं। अब कार्मिनेटिव क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गैस और ब्लोटिंग होती है, कुछ भी खाते हैं उनको गैस और ब्लोटिंग होती है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने के अंदर अजवाइन का या जीरे का, चाहे आप उसको इन्फ्यूज वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं मॉर्निंग में, या आप उसको अपने खाने के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये आपको आपके डाइजेशन में, आपके पाचन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आपने धनिया या पुदीने की चटनी बनाते हैं, वो भी आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो अब ये सब बात हुई हमारी हेल्दी प्लेट की। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें कितना % पानी होता है? हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है 60 से 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी है। मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है वो 90% उसमें पानी है। और अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की तो उसमें 75% पानी है। स्किन में 65% पानी है। तो हमारी बॉडी के अंदर पानी भरपूर मात्रा में है। हालांकि हमारे जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें भी 35% पानी होता है।
तो इसलिए पानी जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें पानी, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है हमेशा। और पानी हाइड्रेट करने से क्या होता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसे अच्छी होती है, हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है मतलब कि अब हमारा जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषण को हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में उसको निकालने में हेल्प करता है। और जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ों को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और ऐसे ही हमारा, अगर मैं बात करूं कि गट हेल्थ को कैसे हेल्प करता है, तो हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो आपका जो भी मल है वो ड्राई नहीं होगा और आपका इजीली मोशन पास होगा। दूसरा, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, तो जो हमारी गट की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो भी हमारी, उसको मिकोसा बोलते हैं, जो कि पानी से बनी, उसमें भी पानी होता है जो कि हमारे परमिएशन में, सामान एब्जॉर्ब करने में और इन्फ्लेमेशन से, बैक्टीरिया को वहां चिपकने से बचाता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो अब ये सब समझने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपको हेल्दी ऑप्शंस आपके पास क्या हैं और अनहेल्दी ऑप्शंस क्या हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बाई और जो भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, अल्कोहल है या शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये सब आपके अनहेल्दी ऑप्शंस हैं। बट लेकिन अगर हम हेल्दी ऑप्शंस देखें तो वो क्या है, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, या आप हेल्दी जूस ले सकते हैं वेजिटेबल, या स्मूदी ले सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस में आप कोशिश कीजिए कि आप फाइबर के साथ लीजिए, उसको छान के ना पिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपने गट नरिशमेंट के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहूंगी जिसमें आप सबको अपना एक हाइड्रेशन ड्रिंक, जो भी आपका पसंदीदा हाइड्रेशन ड्रिंक है, उसका आपको एक पिक्चर पोस्ट करना है। और चाहे वो इन्फ्यूज्ड वाटर हो सकता है, कोकोनट वाटर, या कोई भी जूस जो आपको पसंद है। और उसके साथ साथ आपको 2 पिक्चर्स बतानी है, 2 एग्जांपल्स बताने हैं कैलोरी डेंस फूड के और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के। तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए आज की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ एक कोट के साथ, जो कि कहता है दैट एवरी डे वी लिव एंड एवरी मील वी ईट वी इन्फ्लुएंस द ग्रेट माइक्रोबियल ऑर्गन इनसाइड अस फॉर बेटर और फॉर वर्स। मतलब कि हम हर दिन जो जीते हैं, हर खाना, हर मील जो हम खाते हैं, वो किसको प्रभावित करता है, जो भी हमारे गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अच्छा प्रभाव ही देना है। थैंक यू, नमस्ते।